अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मुश्तरका इजलास से खिताब किया, उस इजलास में उन्होंने तमाम सियासी जमातों को मिलकर आगे बढ़ने की दावत दी थी। और आज हमने देखा कि सेनेट के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने भी और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी तहरीक इंसाफ को मिलकर आगे बढ़ने की दावत दी है। और मुज़ाकरात की अगर हम कहें तो वो दावत दी गई है। शेरी रहमान ने अपने खिताब में कहा कि ये जो इस वक्त बयानात दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को चोर डाकू कहना, ये जो तर्ज सियासत है ये छोड़ना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। उसी टाइम पे हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी अपने खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ अगर महमूद खान अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बना सकती है और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ मिला सकती है, तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती। तो आज सेनेट इजलास के दौरान हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को मिलकर जमहूरियत की मजबूती के लिए आगे बढ़ने की दावत दी है। इसी के साथ साथ इस वक्त कायमा कमेटियों की तश्कील का एक अहम मामला जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम सियासी जमातों ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। कल हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली से भी इस हवाले से मुलाकात हुई है। फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खास तौर पर मामला है, उस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। हम बात करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहिबजादा ने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज पार्लियामान के अंदर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस सदारती खिताब के बाद आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ को दावत दी है कि मिलकर आगे बढ़ें। आप समझते हैं कि इसको तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बैठना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी तकरीर की है तो वो खुशाइंद है, लेकिन खाली तकरीरों से मसला हल नहीं होगा जी। आप अगर पार्लियामेंट को आगे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी आसान सी शराइत हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जो झूठे केसेस हैं वो ख़त्म करें, चोरीशुदा मैंडेट वापस करें और हमारे हक़ को तस्लीम करें। बेगुनाह जो कारकुनान जेल में कैद हैं उन्हें बाहर निकालें। आप देखें ना, एक साइड पर तो सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेनेटर्स ये फरमा रहे थे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरी साइड के ऊपर फैसलाबाद के अंदर हमारे सिटिंग एमएनए चंगेज़ खान काकड़ साहब, हमारे एमपीए ख्याल अहमद कासरू साहब को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वो थाना में है, वो हवालात के अंदर है। तो फिर देखें आप, ये फिर वही बात है कि आप मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहे हैं। एक साइड पे आप मसलियत की बात करते हैं, दूसरी साइड के ऊपर आप हमारे सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अगर आप संजीदा हैं तो आप इन चीज़ों को टेबल के ऊपर रख के उसके ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट कर। बातों से नेगोशिएशन नहीं होती भाईजान, नेगोशिएट करवानी सब अगर आपने करना है तो उसके लिए ज़ाहिर एक एजेंडा होता है ना सर। आप एजेंडा आइटम लेकर आएँ, उसके ऊपर बैठें, उसके ऊपर नेगोशिएट करें। हम आपके साथ बैठ के नेगोशिएट करेंगे, इमरान खान के केस ख़त्म करें, उसको बाहर लेके आए, हमारा मैंडेट वापस करें। हमें साहब, अब अगर हुकूमत कोई कमेटी तश्कील देती है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के रहनुमा शामिल हों, तो क्या तहरीक इंसाफ उस कमेटी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है? अगर तो हमारी जो डिमांड्स हैं उसको एजेंडा के ऊपर रख के उसके ऊपर नेगोशिएशन हुकूमत तैयार है तो 100 बिस्मिल्लाह। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि वी आर सॉरी, हमने कोई इस किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने कि हम अपने लोगों की नज़र के अंदर भी बुरा ठहरें और एंड में आपका हासिल भी कुछ ना हो। तो आप हमारे जो मुतालबात 3 है, सिंपल हैं। इमरान खान साहब की रिहाई, मैंडेट की चोरी की वापसी और बेगुनाह कारकुनान की जेल से रिहाई। आप इन तीनों को एजेंडा आइटम के ऊपर लें, हम बैठ के मुज़ाकरात करेंगे इसके ऊपर। वी हैव नो इश्यूज। लेकिन सर, ये जो मैंडेट चोरी वाला मामला है, इसमें तो आपका दावा है कि आपके 200 के करीब सीटें हैं। अगर वो दावा हुकूमत मान लेती है तो मौजूदा हुकूमत तो फिर रहेगी ही नहीं। वो तकरीबन 20-25 सीटों की तो मजीद बात करते हैं ना भाईजान। सीटों का हमारा 300 का मामला हो या 200 का मामला हो, मसला ये है, हम ये कहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर जो फैसले रुके हुए हैं, जो हमारी जीती हुई सीटों को हरवाने का सिलसिला जारी है, वहाँ से जो आरओ से खुद ही हमारे उम्मीदवारान की गैर मौजूदगी के अंदर काउंटिंग करवा के वो जो लोग ओथ ले चुके हैं, जो वोट कास्ट कर चुके हुए हैं, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाला जा रहा है। ये तमाम सिलसिला रोका जाए, हुकूमत अपना असर नफूज जो है वो आरओज़ के ऊपर और इन तमाम लोगों के ऊपर ख़त्म करे। हमारा चोरीशुदा मैंडेट हो सकता है हमारी 5 सीटें
हो सकता है हमारी 240 सीटें हों, ये हुकूमत का कंसर्न है। हमारे साथ बैठेंगे, बात करेंगे तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे ना। हमने जब आप इस फोरम के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो आप एजम्पशन की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, क्याफे की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं। हम बैठेंगे, हम अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 रखेंगे, फिर हमारी जितनी भी सीटें हैं वो हमारी वापस की जाए। हम इमरान खान साहब के केसेस रखेंगे आपके सामने। साइफर तो आपका खत्म हो गया, इद्दत वाला केस भी आपका खत्म हो गया, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन अल कादर केस एज वेल। हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम चीज़ों को सुनने के बाद अगर आप उन्हें एड्रेस करने के लिए तैयार हैं तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, हम एग्रीड है। लेकिन सर अब ये जो आप वाली गुफ्तगू है सर, आपका मौक़िफ़ तो बिल्कुल एक वाज़ेह है, लेकिन अगर आपने भी गुफ्तगू सुनी हो तो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जो खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, खान साहब ने मुलाकातों में कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं होगी। अच्छा, मेरी मुलाकात बड़े तवील अरसे के बाद खान साहब से हुई, आज से लास्ट वीक जी। मेरे सामने खान साहब ने ऐसा अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की, तो चूँकि अगर वो पीटीआई के ज़िम्मेदार ओहदेदारान ने ये बात की है तो फिर उन्होंने मबनी बर हकीकत ही की होगी। हम उनकी इस बात को तस्लीम करेंगे, लेकिन मसला ये है कि उस चीज़ पर आने से पहले कि खान साहब ने मना किया है उन ओहदेदारान के बकौल, पहले हुकूमत की तरफ से कोई ड्राफ्ट आएगा तो हम उन लोगों से पूछेंगे या खान साहब से मशवरा करेंगे। पहले हुकूमत अगर हमारे ड्राफ्ट पर बैठती ही नहीं है और हम खाम खा मुज़ाकरात में बैठने की बात कर दें, अपनों की नज़र में भी बुरा बने, दूसरों की नज़र में तो हम हैं ही बुरे, तो हमें तो ऐसी किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, इधर सेनेट में तकरीरें कर रहे हैं, उधर हमारे सिटिंग एमएनएस को पकड़ रहे हैं। चंगेज़ काकड़ को पकड़ा है, मेरे घर पुलिस है, हमारे दीगर पार्लियामेंट अली सरफराज साहब हैं, उनके घर पे पुलिस खड़ी है फैसलाबाद के अंदर, रात से छापों का सिलसिला जारी है, राना आतिफ साहब के घर छापों का सिलसिला जारी है। तो इस तरह तो फिर काम नहीं चलता ना भाईजान। हमारा एमपी हसन ज़का नियाज़ी, दीगर एमपी जो हैं वो बेचारे अपने घरों पर नहीं जा सके। तो एक साइड पे आप सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ रहे हैं, दूसरी साइड पे आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरा मयार नहीं चलना चाहिए, ना चलेगा। तो हमें सब वैसे बताएंगे कि खान साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी के हवाले से बातचीत की है, पार्लियामान के अंदर और बाहर क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्या कोई हिदायत उन्होंने दी हैं? पार्लियामान के अंदर तो खान साहब इज़ क्वाइट क्लियर कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं उस एहतजाज को हमें करना है, अवामी मसाइल को उठाना है, महंगाई का, मौजूदा गंदम का बहरान, जितने इशूज़ हैं इनको हमने हाईलाइट करना है, हमने गज़ा के मुतासरीन के लिए हमने बोलना है। ये तमाम चीज़ें खान साहब ने वहाँ पे क्लियर की हैं। पार्लियामेंट से बाहर पंजाब के अंदर जो हमारा 6 जमाती इत्तेहाद बना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर खान साहब ने कहा है, पंजाब के जलसे उन्होंने कहा है और सिंध और केपीके के जलसे कहा है। उसमें 5 तारीख को हमारा कराची में जलसा है, 10 तारीख को हमारा फैसलाबाद के अंदर जलसा है, उसके बाद हमारा गुजरात में जलसा है, उसके बाद हमारा अटक में जलसा है। इसी तरीके से पूरा शेड्यूल है जो हम इंशाल्लाह रिवील कर देंगे चंद दिन में। लेकिन फैसलाबाद का हमने गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया। तो हम तो आवाम के अंदर जा रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, वो हक हम लेके रहेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा है कि खान साहब के ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है ताकि वो कंप्रोमाइज़ करें, समझौता करें, बातचीत करें। क्या ये हकीकत है कि हुकूमत की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा है इस तरह का कि आप लोग जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, मजबूर किया जा रहा है आपको? नहीं, मेरी आ चुके बैरिस्टर गौहर साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, सेशन में मसरूफ़ थे और उसके बाद नमाज जुमा थी, तो हम सेशन में कौमी असम्बली से फ़ौरन निकल आए थे। अगर बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई ऐसी बात की होगी तो यकीनन उसके अंदर सदाकत होगी, लेकिन मेरी चूँकि उनसे अभी तक इस मामले पे बात नहीं हुई आज के दिन में, तो आई एम इन नो पोजीशन टू कमेंट ऑन इट जी। तो साहबजादा साहब, जो खान साहब के साथ आपकी बातचीत हुई है, ये हमेशा खबरें आती हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि कभी ये खबरें आती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता हुआ है, बातचीत हो रही है, कभी तरदीद आती है कि नहीं हो रहा। कोई इस तरह की उन्होंने कोई बातचीत की है कि क्या वाकई कभी कोई रब्ता हुआ है? मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ जी, ऐसा ना रब्ता हुआ है, ना हमारी तरफ से किया गया है। खान साहब ने 3 बातें कही थी कि आप मुझे छोड़ दें। आई मीन ही हैज़ शोन द ग्रेस, द मैन हैज़ शोन द ग्रेस। वो स्टेट्समैन है, उसने कहा मेरी ट्राई वगैरह छोड़ दें आप 3 चीज़ें रखें। नंबर 1 चोरीशुदा मैंडेट वापस किया जाए, नंबर 2 तमाम जो हमारे गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, नंबर 3 सानिया 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। बाकी मुज़ाकरात की किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, ना मेरा ख्याल है किसी जगह से रब्ता किया गया जी अभी तक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की
आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, जिनको खान साहब की तरफ से ख़त भी लिखा गया है। जी, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के अंदर लोगों के जान माल इज़्ज़त आबरू उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करने का सुप्रीम इदारा है, तो दे हैव टू प्ले देयर रोल बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके बाद अवाम के अंदर हम आ गए हैं, एहतजाज हमारा शुरू हो चुका है। आज हमारे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, देखते हैं किस हद तक कितना टॉर्चर कर लेते हैं भाईजान। लेकिन जाहिर है इन तमाम चीज़ों के बावजूद, अदालती फ़ैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, बीइंग अ लॉ बाइंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम अदलिया पर यकीन रखते हैं। हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आए, बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया, इमरान खान के केसेस में फ़ैसले ख़िलाफ़ आए, एविडेंसेस मौजूद नहीं थे, साइफ़र केस में सारा कुछ सामने आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमने को अदालतों को आग नहीं लगाई, हमने सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं किया, हमने जजों को गिरोबानों से पकड़ के तो कमरों से बाहर नहीं खींचा जैसा कि मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में किया गया था। तो बीइंग ए लॉ बाइंडिंग सिटीज़न, ज़ाहिर है अदालत आलिया में सुप्रीम कोर्ट में जाना हमारा हक़ है, हम वहाँ पर गए हैं, उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। दो आई हैव माई सीरियस डाउट्स ऑन इट। लेकिन अभी अगर कल आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना हो तो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या फिर आप समझते हैं कि खान साहब भी मुस्लिम लीग नून के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? वेल, मेरे से अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मेरा नहीं ख्याल के तैयार होंगे, बट स्टिल खान साहब से पूछकर ही इस बात का जवाब दिया जा सकता है जी कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करना चाहेंगे या नहीं। पर्सनल, हाँ, तो पर्सनल ओपिनियन ये भी दे दें कि आपकी ज़ाती राय में आपको क्या लगता है कि करना चाहिए मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जिन्होंने हमारी इज़्ज़तों पर हाथ डाला है, जिन्होंने हमारे घर की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पैमाल किया है, जिन्होंने हमारी बच्चियों और बेटियों को जेलों के अंदर रखा हुआ है, जिन्होंने हमारे कारकुनान को शहीद किया है, जो पंजाब में हर इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं तो ऐसे किसी मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ जी। ये दैट इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगेन। जी जी, हाँ, ठीक है साहबजादा साहब, आप हमारे साथ ही रहें। नाज़रीन, साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत जो हुकूमत के खिलाफ एक अलाइंस बना है, उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो किस किस जमात को दावत देने जा रही है, आगे स्ट्रेटजी क्या होगी उस अलाइंस की, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। साहबजादा साहब, इस वक्त अब जो आम इंतखाबात के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मैंडेट के हवाले से आप दावा कर रहे हैं, फिर वोट बैंक के हवाले से भी बातचीत होती है कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते तो तहरीक इंसाफ की तकरीबन 200 के करीब सीटें होती। लेकिन अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें आपके सियासी मुखालफिन आपके ऊपर ये भी तनकीद कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में भी तो तहरीक इंसाफ ने कोई नशिस्तें उस तरह नहीं जीती जिस तरह दावा किया जाता है। तो आप समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में फिर वो रिजल्ट क्यों नहीं आ सका जिसका तहरीक इंसाफ दावा करती है? ज़िमनी इंतखाबात में अगर पंजाब पुलिस अपनी हट दर्मी और बेशर्मी का मुजाहरा ना करती तो वही रिज़ल्ट आता। आप देखें कि जो हमारा वज़ीराबाद का हलका है, जो हमारे अहमद चट्टा साहब ने दोनों सीटें जीती थी और सूबाई की सीट के ऊपर हमने 60,000 वोट लिया है जी, तमाम तर रियासती तशद्दुद और जबर के बावजूद। और 60,000 वोट सूबाई असम्बली की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि जनरल इलेक्शन में मोहतरमा मरीम साहबा, वज़ीर आला साहबा, हमारी जो पता नहीं पुलिस इंस्पेक्टर कहूँ उन्हें, IG कहूँ या क्या कहूँ उन्हें, वो जो हैं 22,000 कुछ वोट लेके कामयाब हुई थी। हमारा कैंडिडेट ज़िमनी इंतखाब के अंदर बाई इलेक्शन में 60,000 वोट ले रहा है, उन्होंने जनरल इलेक्शन में 22,000 लिया था। तो अगर आप पोलिंग स्टेशन से बाहर 1-1 किलोमीटर पे पुलिस चेक पोस्ट कायम कर देंगे, वहाँ पे बैरियर्स लगा देंगे, नाके लगा देंगे, कारकुनान को आने नहीं देंगे। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही के हल्के में क्या हुआ है, चौधरी मुनस इलाही साहब के हल्के में, गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हल्के में क्या हुआ है, मूसा इलाही साहब 10 पोलिंग स्टेशनों के बाद 22,000 के ऊपर पहुँच गए थे। अब आप मुझे 10 पोलिंग स्टेशनों में से कभी 22,000 वोट निकाल के तो दें, हमारी तो उम्रें गुजर गई हैं सियासत करते हुए भाईजान। तो अगर आपने यानी जिस तरीके से आप रिजल्ट लेना चाहते थे इस तरह रिजल्ट लिया है, अगर आप मेरिट के ऊपर रिजल्ट देखें तो शायद 1-2 सीट शायद हम लूज करते। यस, मैं बड़ा रियलिस्टिकली इन बातों को कहता होता हूँ, लेकिन ये रिजल्ट ना आता 80% रिजल्ट 75 to 80% हमारे हक में ही आना था। लेकिन जब रियासती तशद्दुद अपनी इंतहा पर हो और रिजल्टों को मैनेज किया गया हो तो फिर ऐसा ही होता भाईजान।
ऐसे ही तो। लेकिन अब एक अहम इशू जो है वो पार्लियामान के अंदर जो है साहबजादा साहब वो चल रहा है, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का मामला। कभी आपका नाम आता है, कभी अफजल मरवत साहब का आता है। ये बताइएगा कि फाइनल किसका नाम है, किसको मिलने जा रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? यार भाईजान, मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये चूँकि बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है, अराउंड 93 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनने पार्टी ने डायरेक्शन दी थी कि आप जो कमेटियां हैं उसमें 3-3 कमेटियां प्रायोरिटाइज करके हर बंदा नाम भिजवाए जिनका वो मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि चेयरमैन बनने के लिए पहले आपका मेंबर बनना ज़रूरी है। अब आप चेक करवाएं उमर अयूब साहब से, गौर साहब से, जैन कुरैशी साहब से, आमिर डोगर साहब से, मैंने तो किसी कमेटी का मेंबर बनने के लिए भी कोई दरख्वास्त नहीं दी, यानी प्रायोरिटाइज करके पार्टी को नहीं बताया। कुछ साथियों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, पता लगा वहाँ से। अच्छा, दूसरा देखें, मज़े की बात आपको बताता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, चीफ व्हिप हो, पार्लिमानी लीडर हो, अभी कमेटियों के मेंबरान हो, मेरे लेटर हेड के ऊपर जाना है ना भाईजान। तीसरी बात यह है कि मैं इमरान खान साहब से अब लास्ट वीक मिल के आया हूँ, वहाँ पर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, मैं किसी हुकूमती वजीर के पास नहीं गया, मैंने कोई लोगों को कन्विंस नहीं किया, मैंने डिमांड नहीं की। सबसे पहली बात यह है। तो फिर ये चंद हमारे साथियों की, किसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं सर? मुझे जो खान साहब ने कहना है, देखिए मुझे आज एक आप साफी भाई ने सवाल किया, खान साहब ने अभी तक मेरे पास कोई नाम नहीं पहुंचा जी। अच्छा, मेरी अगली मजे की आपको मजे का खेज बात बताता हूं जी। कमेटियों का पहले तो हमें पता ही नहीं था कि पब्लिक अकाउंट्स आनी है अपोजिशन के पास या नहीं। कमेटियों का तयन हुआ है गुज़श्ता रोज, ठीक है सर। अभी कमेटियों के मेंबरान का तयन भी नहीं हुआ, मेंबरान बनेंगे तो उसके कमेटियों के चेयरमैन आएंगे ना सर। अभी कमेटियों के मेंबरान के लिए हमारी रिकमेंडेशंस भी नहीं गई। तो ये बात मेरी समझ से होमवर्क तो होता है ना साहबजादा साहब, पार्लियामान के अंदर होमवर्क तो होता है कि फॉरेन अफेयर्स किसके पास होगी, कश्मीर कमेटी किसके पास होगी, ह्यूमन राइट्स किसके पास होगी। तो कोई होमवर्क तो किया होगा कि शेर अफजल मरवत साहब होंगे, असद कैसर साहब होंगे, या कौन होंगे? हम बिल्कुल बिल्कुल होमवर्क होता है। होमवर्क की बात ही ले लें तो कल शाम 4 बजे तो हमें पता लगा कि कमेटियां कौन सी आनी है हमारे पास। अभी तो कल शाम 4 बजे से पहले की फिर जो बात थी वो सारी र्यूमर साबित हो गई। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपके पास आनी है, ये आपको पता चला है सर? मेरे पास अगर मुझे कही गई ऑफिशियली तो भी मैं नहीं लूंगा जब तक मैं इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर लूं। अच्छा, लेकिन एक दूसरी चीज चल रही है, दूसरी हुकूमती जो वुज़रा हैं, जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये अपोजिशन ही को मिलेगी। तो आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ से खींची जाएगी, नहीं मिलेगी आपको? और अगर नहीं मिली तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? सर जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तक पब्लिक अकाउंट्स का तो फैसला ही नहीं हुआ किधर जानी है, उधर जानी है कि इधर आनी है। तो हमने वो अगली बहस पहले शुरू कर ली है। अब अगली लॉबिंग पहले शुरू कर ली, खबरों की सनसनी हमने पहले शुरू। मैं कल इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ था, हमारे वो 2 मेंबरान के नोटिफिकेशन रुके हुए थे। मेरे साथ रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंटेरियंस थे, शेख वकास अकरम साहब थे, जैन कुरैशी साहब थे। हम वहाँ पर बात कर रहे थे तो टीवी के ऊपर खबर चलनी शुरू हो गई जी कि अहमद रजा को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए नामजद कर दिया गया। अच्छा, खुदा जाने यार ये किसी ने खबर चला दी, कहां से चला दी, ये र्यूमर कहां से स्टार्ट हुई। अब वो खबर चलने के बाद मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। अब खबर चलने के बाद बहुत सारे साथियों का इसरार है कि जी आप कबूल करें, ठीक है। अब यही बात है कि पहले अभी उसका फैसला तो लेने दें कि वो हमारे पास आनी है या हमारे पास नहीं आनी। जब आने या ना आने का फैसला होगा तो नाम पे बहस उसके बाद कर लेंगे भाईजान, और वो बहस नहीं होगी। दैट विल बी द डिसीजन ऑफ इमरान खान साहब, एज सिंपल एज दैट एंड एज क्लियर एज दैट। विद दिस थिंग कि मेरी ना डिमांड है, ना लॉबिंग है, ना रिक्वेस्ट है, मैंने कोई चीज़ नहीं मांगी भाईजान। लेकिन सर तजर्बा बताएं, आपकी जाती राय और तजर्बा क्या कहता है कि शेर अफजल मरवत साहब को मिलेगी, किसको मिलेगी? आप क्या देख रहे हैं? सर हमारे तजर्बे की जो बातें हैं ना वो मौजूदा हुकूमत ने सारी दरम बरम करके रख दी हैं। हम अपने तजर्बे से ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद ज़िमनी इलेक्शन में ये इस मरतबा वो घिनौना काम ना करें जो 8 फरवरी को हुआ। लेकिन हमारा सब सियासी लोगों का तजर्बा इन्होंने वाड़ के रख दिया। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो तजर्बे से तो भाईजान मैं कुछ नहीं कह सकता। तजर्बे में तो वो फिर नूर आलम साहब भी एक रेस में हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 1-2 उम्मीदवार को अपने मुकाबले पे खड़ा करके उस एक पार्टी को मुतनाज़ा किया जाए और उसके बाद वो जनाब जो एक अपोजिशन को कमेटी मिलनी है उधर फेंक दी जाए। सो इससे खुर्शीद शाह भी उम्मीदवार हैं सर? ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को मिले, खुर्शीद शाह साहब भी हैं उम्मीदवार।
अगर उन्होंने लेनी है तो भाईजान कौन रोक सकता है उन्हें। हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर अभी देखिए एक मसला खड़ा हुआ है कि अब आपको ये वाकया सुनाऊंगा, आप हवास बाख्ता हो जाएंगे खुद कि इस पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। एक खातून है जिनका नाम, वो हमारी सीट पे बेसिकली, जो हमारी रिजर्व सीट के ऊपर कब्जा किया कब्जा ग्रुप ने, तो वो सीट मिल गई JUI को। JUI ने एक खातून का नाम दिया। अच्छा, JUI के पास ये इख्तियार था कि वो उसके अंदर नाम में तब्दीली कर सकते थे। उन्होंने उस नाम में तब्दीली कर दी। उस खातून ने पीपल्स पार्टी की तरफ से ओथ उठा लिया। अब गुज़श्ता एक हफ्ते से ये हो रहा है कि वो सीट मिली JUI को है। वो खातून कह रही हैं कि मैं हूं पीपल्स पार्टी की तरफ से। ना पीपल्स पार्टी को समझ आ रही है कि ये मेरी MNA है, ना JUI को समझ आ रही है कि ये मेरी MNA है, और मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आप मुझे बताएं भाईजान, ऐसे मामले में हमारा तजर्बा कहाँ जाएगा? ये वो चीजें हैं जो आज तक एक आखिरी सवाल, तारीख में नहीं। हाँ, एक आखिरी सवाल बताइएगा साहबजादा साहब के मौलाना साहब के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपकी चल रही थी, बातचीत हो रही थी, आपने अलायंस बना दिया, उसमें मौलाना साहब को दावत नहीं दी। फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ, इवन जो मुस्लिम लीग JUIF के जो रहनुमा है, उन्होंने कहा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कि जब तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा माफी नहीं मांगते उनसे बातचीत नहीं हो सकती। तो मौलाना साहब के साथ बातचीत रुक गई है और इसकी वजह क्या है? सर जी, मेरी मौलाना साहब के साथ कोई माफी बात नहीं हुई, ना मैं उनके साथ किसी जगह पर राब्ते पर था। जो साथी राब्ते में थे वो रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। मैं अपने ज़ाती नुक्ता नज़र की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। मैं और मेरी पार्टी ये समझते हैं कि मौलाना साहब को इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप कीमत वसूल फरमाएंगे, आप KPK की गवर्नरी लेंगे और उसके बाद आप हमें अधूरा दरमियान में छोड़ के निकल जाएंगे। मगर अगर इत्तेहाद कसरत राय से फैसला करता है तो मैं उनके इस फैसले का पाबंद हूँ, मैं फैसला तस्लीम करूँगा। बाकी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की बात रह गई तो भाईजान PTI की तरफ से अगर किसी ने माफी मांगनी है, एज आई एम नॉट द पार्ट ऑफ PTI, मैं PTI में शामिल नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि PTI से को माफी मांगेगा। मैं पहले बता देता हूं भाईजान, माफी मैंने नहीं मांगनी किसी से। मैं माफी का मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर मैं माफी मैं मौलाना से किस बात के ऊपर माफी मांगू भाईजान? तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को कौम से माफी मांगनी चाहिए भाईजान, कौम से माफी मांगनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तोड़ के ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा बन के वो जो गुनाह किया, निगरान काबीना के अंदर वजारतें लेके, गवर्नरी लेके, जो आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर सियासत का कमाल चेक करें। कई लोग जो हैं वो चले गए, मौलाना साहब के साथ बैठे। अगर उन्होंने आपकी हुकूमत तोड़ी तो फिर असद कैसर साहब समेत दीगर लोग क्यों मौलाना साहब के साथ मिले? और ये बताएं, क्या जो मुलाकातें हुई, आप समझते हैं कि वो PTI की गलती थी मौलाना साहब के साथ बातचीत करना? मेरे नज़दीक शायद गलती थी जी, लेकिन असद कैसर साहब तजर्बे में, पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस में हमसे बहुत आगे हैं, तो हो सकता है कि असद कैसर साहब का ये फैसला सही हो। मैं उनके फैसले को गलत नहीं कह सकता, ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है। लेकिन आपको एक आखिरी बात करता हूँ, क्या खूबसूरत सियासत है। ऑपरेशन रजीम चेंज गवर्नमेंट गिराई हमारी मौलाना ने मरकज़ में, सूबों में हिस्सा वसूल कर लिया। निगरान गवर्नमेंट आ गई, उनका टेनोर पूरा हुआ। शहबाज शरीफ साहब का डकैती का 1.5 साल का, निगरान हुकूमत डाका डालने आ गई। निगरान हुकूमत के अंदर भी मौलाना उस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। निगरान हुकूमत खत्म हो गई, मौलाना की PDM इख्तिदार में आ गई, मौलाना आके अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ गए। अब वो इख्तिदार का मजा भी ले रहे हैं, वो अपोजिशन का बेंचेस का। मैं ये समझता हूँ कि JUI की एक ख्वाहिश है कि मुल्क में सदर ममलिकत, वजीर आजम, लीडर ऑफ द अपोजिशन का अहदा एक करके उसे मौलाना को दे दिया जाए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है साहब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद GDA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो गुफ्तगू की, अब हम एक तरफ देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए वो शायद उनके मुताबिक गलती थी और मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे। अब GDA के हवाले से अगर हम देखें तो मौलाना साहब GDA के साथ राब्ते में हैं, नहीं हैं? जो नया अलायंस बना है उन्होंने GDA को दावत दी है या नहीं? और GDA की जो स्ट्रेटजी है मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या होगी, हम बात करते हैं। GDA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब इस हवाले से इस वक्त देखें तो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले तहरीक इंसाफ आपके साथ भी राब्ते में थी, मुलाकातें भी हुई, लेकिन अभी हमने देखा कि जो अलायंस बना है उसमें आप भी नहीं है और मौलाना साहब भी नहीं है। तो क्या आप लोगों को दावत दी गई है, आप शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं?
देखिए नदर, बात ये हुई थी कि इलेक्शन के अंदर हम लोग, जहाँ तक JUI का सवाल है, तो JUI और हमारी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके बुनियाद पे हमने सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ी। इलेक्शन जब हो गए और जो रिजल्ट्स आए तो उसके अंदर PTI भी समझती थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, GDA भी समझती थी और JUI भी समझती थी। ये मैं सिंध की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और जमात इस्लामी भी समझती थी। तो जब पोस्ट इलेक्शन जो हमारा एहतजाज था उसके अंदर हम चारों जमातें शामिल रही। हमारे साथ जो है ना GDA, आप ये कह लें कि फलक्रम था हमारा, उसमें JUI हमारे साथ ताउन कर रही थी, जमात उसमें ताउन कर रही थी, और हमारा एक यूनिफाइड स्टैंड था जिसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, जो हमारे एहतजाज थे उसके जरिए तमाम ये चारों जमातें जो है एक दूसरे से ताउन कर रही थी, क्योंकि सब समझते थे कि जो इलेक्शन हुए 2024 के वो किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है और हम इसमें उसको नहीं मानते। इलेक्शन के से पहले जैसे मैंने कहा कि JUI और हमारा तो एक बाकायदा सीट एडजस्टमेंट में थी, और हमने जो सीटें हमने JUI के लिए छोड़ी, बहुत सी सीटें, जो बल्कि ज्यादा सीटें उन्होंने GDA के लिए छोड़ी। तो उस हवाले से हमारा तो अभी भी इस वक्त भी यही पोजीशन थी। लेकिन जब ये इत्तेहाद बना जो जिसके आप जिक्र करें, मंगल साहब वगैरह, तो उस वक्त जो है फ्रेंकली उन्होंने हमें नहीं इन्वाइट किया। हम ये समझते थे कि उन्होंने यूनिलैटरली कोई फैसला किया है। लेकिन अब कुछ दिन पहले हलीम आदिल शेख साहब आए थे हमारे पास, और वो बेसिकली एक जलसा PTI के प्लेटफॉर्म से करने जा रहे थे, जो पहले 28 तारीख को था, फिर अभी पोस्टपोन करके 5 तारीख को हुआ है। तो उसमें उन्होंने इनवाइट किया था GDA को कि जी आप उसमें शामिल हो, और उसी दौरान फिर ये बात निकली कि जी आप लोग, चाहे जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी आपने सिंध की तरफ नहीं देखा जब PTI की अपनी गवर्नमेंट थी, और हम उसके बाद भी जो है हमारे जो GDA के 3 मेंबर्स थे असेंबली के, वो खड़े रहे आपके साथ। आप असेंबलियां छोड़ के चले गए, लेकिन हम जो है असेंबली के अंदर रहे। डॉक्टर फहमीदा, हमारी सायरा बानो साहबा और उस्मान महर साहब हमारे साथ थे, तो तीनों। तो हमने तो हमारे साथ आपके साथ जो हर वक्त निभाने की कोशिश नहीं। लेकिन सर आपको अचकज़ई साहब ने या मेंगल साहब ने कोई दावत नहीं? उसके बाद जो ये हुआ कि जब ये अलायंस अनाउंस हो गया यहाँ पे, उसके बाद फिर मेंगल साहब, गालिबन जब इनकी आपस में कोई मीटिंग हुई तो मेंगल साहब की ड्यूटी लगाई गई कि वो GDA के दोस्तों के साथ रब्ता करें। तो उसके बाद फिर जब ये अनाउंसमेंट हो गई तो मेंगल साहब ने जैन शाह साहब जो हमारे SUP के सदर है और GDA के कंपोनेंट पार्टी, उनके साथ रब्ता किया। फिर उस दिन जिस दिन हलीम आदिल शेख साहब आए तो हमने जब उनसे ये बात की तो उन्होंने यकीन ये महसूस किया कि जी ये चीज़ वाकई, उन्होंने कहा कि जी हमसे ये हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी। हम चाहते थे कि GDA जो है इसके साथ हमारे साथ शामिल रहे। उसके बाद उन्होंने मेरी टेलीफोन पे बात कराई असद कैसर साहब से, और असद कैसर साहब ने मादरत भी की कि जी हमने आपको इन्वाइट नहीं किया, और हम कराची में बाज़ाब्ता तौर पर आएंगे और आपको जो ना इन्वाइट करेंगे। लेकिन अभी तक वो बाज़ाब्ता तौर पर कराची आए नहीं, लेकिन जब वो आएंगे तो यकीन पर हमारी कोर कमेटी है। पीर साहब क्या समझते हैं कि अलायंस ज्वाइन करना चाहिए? देखिए अभी तक तो हमारा कोई फैसला नहीं, पहले तो हम देखेंगे ना कि वो चाहते क्या है। लेकिन एक बात होता है कि पीर साहब ने तो बड़े क्लियरली, जब पहली जो जामशोर में जलसा उन्होंने तो खान साहब के हवाले से जो भी बातें की, वो एक बड़ी उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिएक्शन था उस हवाले से। हम तो ये चाहते हैं कि ये जितनी भी जमातें जो चाहे वो JUI हो, चाहे वो PTI हो, जो अफेक्ट हुई हैं इस 2024 के सारे इलेक्शन के रेगुलर प्रोसेस से, और जिससे मैंने आपको कहा अभी बताया इससे पहले कि हम अभी तक वाहिद GDA जो ना पार्लियामेंट्री पार्टी जिसके 3 जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, जिसमें पीर साहब के अपने फर्जंद राशिद शाह शामिल है, उन्होंने अभी तक हरफ नहीं उठाया। बाकी तमाम जमातें जो असेंबली में जा चुकी हैं, हम अभी तक असेंबली से बाहर हैं। तो हम तो अभी भी ये समझते हैं कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस था इलेक्शन का, चाहे वो सिंध के हवाले से या फेडरल लेवल के हवाले से या पंजाब के अंदर, हम समझते हैं कि बिल्कुल एक रिग्ड प्रोसेस था जिसकी नहीं। लेकिन अगर GDA के रहनुमाओं ने हल्फ नहीं उठाया, जो 3 रहनुमा है, तो क्या फिर GDA दीगर जमातों को भी ये मशवरा दे सकती है कि आप पार्लियामान में ना बैठें? क्योंकि मौलाना साहब ने भी हाल ही में कहा है कि असेंबलियों से इस्तीफों का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये हम समझते हैं कि हर किसी के इंडिविजुअल ऑप्शन भी उन्होंने एक्सरसाइज की है, लेकिन इसमें हम ये जरूर समझते हैं कि जी एक मुश्तरका जदोजहद होनी चाहिए। और इसी हवाले से सिंध के अंदर जब ये पहला एहतजाज, क्योंकि फिर रमजान दरमियान में आ गया, तो उस वजह से थोड़ी सी जरा जो एक तसावुर रमजान के हवाले से था कि जी रमजान के अंदर बहुत से लोग जो है रोज़ा नमाज लोग जाते हैं उम्रे के लिए भी, तो एक बहुत सी हमारी कुव्वत जो थी उसमें से निकल चुकी थी। तो अब जो ना उस, लेकिन जिससे मैंने कहा आपको, सिंध के अंदर हमने चारों जमातों ने मुश्तरका एहतजाज किया, उसमें PTI भी शामिल थी, उसमें JUI भी शामिल थी। तो हमारा सिंध लेवल के मतलब एक दूसरे के साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन फेडरल लेवल पे इशू है या KP लेवल पे इशू है अगर JUI का और PTI का या सिंधी अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तो वो एक उनका अपना है। हम अभी भी ये समझते हैं कि जी जितनी भी जमातें जो कि
हर्ट हुई हैं सारे इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से, वो तमाम मुश्तरका जदोजहद के लिए। तो ये जो अलायंस बना है अबाई साहब, आपने माजी में भी देखे हैं कि हुकूमतों के खिलाफ तहरीक बनी है, इवन खुद मौलाना साहब PDM के सरबराह रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये अलायंस कितना परेशान कुन साबित हो सकता है हुकूमत के लिए? देखिए जी, क्योंकि अभी तक हमें अलायंस के फ्रेंकली हम मेंबर नहीं है और अभी तक हमें पता नहीं है कि उनकी तरफ से यकीनन, जैसे मैंने आपको मेंगल साहब ने भी रब्ता किया है और असद कैसर साहब ने मुझसे ज़ाती तौर पे बात की है, लेकिन जब तक फॉर्मली वो उनकी तरफ से एक बाज़ाब्ता हमें आए और उनके अगराज़ और मकासद का पता लगे कि जी वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इत्तेहाद जनरली बना, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज थी उन्हीं के हवाले से बनाया है, और जिसमें अभी JUI भी शामिल नहीं है। तो मैं जो अगर कोई JUI के हवाले से रिजर्वेशन अगर PTI के अंदर है तो उनके अपनी। लेकिन अबाई साहब, आपको सूरत हाल क्या लग रही है? अभी हुकूमत जो है वो तश्कील हो गई, वफाक में सूबों में गवर्नर्स का मामला रहता है, लेकिन आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है कि 2 माह के बाद 8 माह के बाद क्या सियासी सूरत? देखिए, पहली बात तो ये कि एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस है। अच्छा। इस वक्त जो हुकूमत बनी है उसकी सीरियस क्राइसिस है एक लेजिटिमेसी का, और जनरली लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते कि जी हुकूमत किसी भी तौर पर एक जेन्युइन मैंडेट के जरिए आई है। ये महसूस किया जाता है कि जी चाहे वो PTI के पंजाब के हवाले से या GDA के सिंध के हवाले से, JUI के सिंध के हवाले से जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं वो हम ये महसूस करते हैं, क्योंकि ये बड़े सूबे ज़्यादा इनकी सीट्स भी हैं, तो हम ये महसूस करते हैं सारा का सारा एक प्रेरित प्रोसेस है जिसके अंदर जितनी भी मैंडेट जो है आपने ट्रांसफर की है वो सारी की सारी जो है ना एक जाली मैंडेट है, और जिसके जरिए आप अभी तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और अभी तक एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जमातें इकट्ठी हुई हैं वो भी अभी एक दूसरे के ऊपर उनका कोई आखिरी सवाल, आज भी पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने भी अपने ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले नहीं, आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी किसी वक्त पे अलग हो सकती है? नहीं, देखिए बात ही सियासत के अंदर मुझे नहीं पता कि किस तरह उन्होंने उनकी क्या आपस में सेटलमेंट है। लेकिन इस वक्त तक भी देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट जो है ना एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अगर आप देखें तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसकी कोई मेजोरिटी नहीं असेंबली के अंदर। जब तक जो है ना आपके कैबिनेट में शामिल नहीं होते, तो इसका मतलब आप जो है ना बगैर मेजोरिटी के गवर्नमेंट चला रहे हैं, और कहां से चलाई जा रही है आप भी बेहतर समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी जो एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, ये आगे चल के किसी न किसी स्टेज के ऊपर ये जो है ना बिल्कुल धड़ाम से जो आगे नीचे गिरेगा, उसके बाद तो यकीन जो है एक पॉसिबिलिटी धरने का मौजूद है। तो आप हुकूमत ज्यादा वक्त चलते हुए नहीं देखते? मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा वक्त चलेगी, क्योंकि इस वक्त जो है ना प्रॉब्लम पाकिस्तान की जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आम आदमी के ऊपर इतना ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं, और कि इस वक्त जो है लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये सारी चीजें अगर इससे चलती हैं और जो भी एग्रीमेंट्स आप करने जा रहे हैं उसके जो नतायज अवाम के ऊपर जो जाके निकलने, उस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये प्रेशर जो इस वक्त बिल्ड होगा, खासतौर पे जो है मैं समझता हूँ जून के बाद, ये इस प्रेशर को शायद जो है हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दीगर अहम इशूज हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। सियासत के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक अहम मामला ये भी है कि जो मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का मामला है, जो CPEC का मामला है, फिर जो पाक चीन दोस्ती है, उस हवाले से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो राय है वो सामने आती है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का मामला एक अहम मामला है। तो हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने चीन का दौरा किया और वफ्द ने चीन के आला हुकाम से मुलाकात की, और उन मुलाकातों में खास तौर पर अगर हम देखें तो मईशत, ज़राअत, CPEC समेत जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं, उन मंसूबों समेत जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उन पर गुफ्तगू हुई। और CPEC के साथ जो चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मंसूबों पर, उनकी सिक्योरिटी का मामला भी ज़ेर गौर आया। और ख़ास तौर पर जो पार्लिमानी वफ्द है उन्होंने चीनी हुकाम को पाकिस्तानी हुकूमत की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात हैं उस हवाले से भी आगाह किया। चीन की नायब वजीर सुन हायन से जो हमारी गुफ्तगू हुई, जो उन्होंने ख़ास तौर पर डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू की है, हम वो भी सुनते हैं। और मुख्तलिफ जो सवालात हैं जिसमें CPEC है, जिसमें चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का मामला है, फिर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, और इसी के साथ साथ चीन के जो मुस्तकबिल के प्लान्स हैं, जो मंसूबे हैं, उस हवाले से भी हमने उनसे गुफ्तगू की है। जो मुख्तलिफ अहम सवालात हमने नायब वजीर के सामने रखे हैं वो हम उनकी पहले गुफ्तगू सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। आई जस्ट वांटेड टू नो the situation Chinese citizens are facing in Pakistan. How do you see overall situation regarding CPEC? We strongly criticize all these terrorist activities. I think that's kind of threat to both Pakistan and the Chinese people, and it's
a big challenge for both countries. And not only the two countries, actually the terrorists are a big threat for the whole world. So all the people should work together to attack the terrorists. Cannot allow them to do this kind of thing to the people, to the Pakistan people, to the Chinese people, and to all the normal people. That's one thing I want to address. Another thing is, I think this cannot stop us to work together to push forward the cooperation in CPEC, because that's extremely more important for the future development and for the current economy of Pakistan. And also is the flag project of the Belt and Road Initiative, and the both governments are determined to work together to make the project push forward and make the project a big success. Already, the local people and the local economy already benefit from the projects there. So we are facing challenge, but this cannot stop us. I think both countries, both people will work more closely to tackle the problem and to push the project forward. Is China seeing any security failure behind these incidents? I think the terrorists are really now getting active in the whole world. So that's something all the countries should concern and worry about and should working together. So a phenomena what happened in Pakistan is a phenomena of the active of the terrorists. So that is one of the reasons that the Chinese more companies are not willing to go Pakistan. So that's one thing we need. The both sides should need to address to give the investors, not only from China but other countries, more confidence to invest here. You just discussed that you are talking to the government to send some people from China to work with the soldiers or the military of Pakistan. So is China thinking to send the security officials to work with the security officials of Pakistani government? I think we need to explore more cooperations to tackle the problems. So we welcome all these kind of suggestions and to find more solution. But overall, it was said that during the regime of PTI, during the government of Pakistan Tehreek-e-Insaf, work on CPEC was very slow. Is it true? There are all kinds of rumors, but if you go to the real working projects, you can say the Chinese people and Pakistan people, a lot of Pakistan people are working very hard and continuously to make the projects in progress. So how can we face this disinformation and misinformation which is being created against Pakistan and China? So I think you have a big responsibility to do more on this field. Okay. Yeah. What do you expect from Pakistani government to do for China or to do for the safety of the Chinese working in Pakistan? We welcome the new government, and I'm sure the new government will continue to work with the Chinese government on this field. So we have confidence on the future good cooperation between the two governments. So we have confidence on the bilateral relations, and also we have confidence on the future of the CPEC. जी नाज़रीन, नायब वज़ीर की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से अगर हम देखें तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है, और इसी के साथ साथ जो नायब वज़ीर ने डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा है कि जो सिक्योरिटी का मामला है वो इंतहाई अहम मामला है, और दहशतगर्दी के खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को और दोनों ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।